हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का क्लास पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओपन कास्ट माइनिंग पे स्ट्रिपिंग रेशियो एंड इसके पैरामीटर्स जो होते हैं हम उन्हें कैलकुलेट करना सीखेंगे। राइट। तो मैं हूं आपका दोस्त रोशन। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। राइट। ढेर सारे न्यूमेरिकल और अच्छा टॉपिक भी है। ओपन कास्ट माइन को अगर आप प्लान करने जा रहे हैं या इन फ्यूचर जो भी आप माइनिंग इंजीनियरिंग पे एक मैनेजर बनेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट को कैलकुलेट करना और आने वाला समय ओपन कास्ट माइंस का है। ठीक है, तो टॉपिक को ध्यान से दीजिएगा। गेट पर्सपेक्टिव एज वेल एज ये आपके एज ए माइनिंग इंजीनियर बनने के लिए जरूरी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपसे इसके पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। ठीक, आज हम उस पे ही न्यूमेरिकल बना रहे हैं। मेरा लास्ट वीडियो पे था। तो आज का क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते। देखिए, 4 बेंच दिया हुआ है और बीइंग वर्कड बाय ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम। ठीक है, 4 बेंच दिए हुए हैं जो ओपन कास्ट माइन से काम कर रहा है। हाइट, विथ एंड फेस एंगल। हाइट क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। हाइट क्या है बेंच का? 15 मीटर। विथ ऑफ बेंच क्या है? 50 मीटर। और इस 70 क्या है? स्लोप, फेस स्लोप हो रहा है। ठीक है, फेस का एंगल, तो ये 70 डिग्री है। आपसे पूछा है ओवरऑल स्लोप एंगल ऑफ बेंचेस इन डिग्रीज। ठीक है, तो याद करिए मैंने जो आप पैरामीटर आपको बताया था, तो मैंने बताया था ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होता है। ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होता है कि लास्ट बेंच के टो से फर्स्ट बेंच का क्रेस्ट तक जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन होता है और ये जो हॉरिजेंटली बनाता है वो ओवरऑल स्लोप एंगल होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और पैरामीटर भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे इसमें बोला कि 4 बेंच हैं, तो सबसे पहले आप कुछ इस टाइप से बना लीजिए। ठीक, इनको जोड़ लीजिएगा। 1 2 3। राइट, तो आपके ये कितने बन गए? ये आपके हो गए 4 बेंच। ओके, तो जब इस क्वेश्चन को आप ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा देखिएगा। आप हम देखते हैं कैसा होता है। मैंने आपको बताया था बेंच किसको बोलते हैं, जहां पे आप खड़े हो सकें, या एक स्टेप मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसके लिए यहाँ पे भी एक नीचे आएगा। ठीक है, ये आपके 4 बेंच हो गए। बेंच की हाइट, जो बेंच की हाइट क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो ये आपका 15 मीटर है। इस बेंच की हाइट यहाँ पे देखिए ये 15 मीटर है। यहाँ से ये एंगल कर लीजिए, ये 15 मीटर है। यहाँ से आएंगे ये 15 मीटर है। राइट, तो देखिए ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होगा जब मैं इसको नीचे कर लेता हूं यहाँ पे ऐसा। ये फाइनल माइन का है, तो ये बेंच है। देखिए लास्ट बेंच का टो, देखिए कोई भी बेंच का टो और क्रेस्ट कैसे होता है। इस बेंच के लिए ये टो है, ये क्रेस्ट है। राइट, इस बेंच के लिए ये टो है, ये क्रेस्ट है। मतलब ये टो है, ये क्रेस्ट है, ये टो है इस बेंच के लिए, ये क्रेस्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे लास्ट बेंच का क्रेस्ट और सबसे पहले बेंच का टो, ये देख रहे हैं, ये सबसे पहले बेंच का टो और सबसे लास्ट बेंच का क्रेस्ट, इस लाइन को आप मिला दीजिए। ये है, ये जो थीटा बन रहा है, ये जो एंगल थीटा ये है, दिस इज योर ओवरऑल स्लोप एंगल। ये यही क्वेश्चन पे पूछा हुआ है। राइट, आपको ये निकालना है। ओके, तो ये लाइन बना लो। ठीक है, ये इसको कुछ ऐसा कर लीजिए आप। ये सीधा एक हॉरिजेंटल से बना रहा है, क्या बना रहे, इसको मैं हटा देता हूं, ये थीटा। ठीक है, ये जो थीटा देख रहे हैं ये थीटा है आपका। देखो, आप मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप फॉर्मूला के पीछे मत भागिएगा। अगर फॉर्मूला के पीछे भागे आपकी जिंदगी बर्बाद है। कुछ होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है, अदरवाइज ये जाइए कि कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करिए। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला मिलेगा सर्टेन बुक्स पे, तो उस पे नहीं जाना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। राइट, तो देखिए कोई भी अगर आप एंगल ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे आइएगा, तो ये थीटा अगर है तो
ये आप साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को थीटा निकालना है और ये ए है ये बी है, तो मैं टेन थीटा बराबर क्या निकाल सकता हूं, ए डिवाइड बाई बी। थीटा बराबर कैसे कर सकता हूं, टेन इनवर्स ए बाई बी, कुछ इस तरह से कर सकता हूं। ये वही हाल यहां बन रहा है। तो देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा, राइट। अगर मैं इसको यहां से ऐसा ऐड कर दूं, ये देखिए अगर मैं ऐसा ऐड कर देता हूं, तो थीटा क्या हो गया, जो ये आप ए देख रहे हैं वो ए यहां हो गया, ये वाली लाइन हो गई पूरी ए, और ये बी, ये जो मेरा कर्सर चल रहा है ये बी है इसके मुताबिक, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मैं अगर पॉइंट बना देता हूं, इसको ए कर दूं, इसको बी कर दूं, इसको सी कर दूं, ये आपके समझाने के लिए है। तो हमको ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये ए से बी का बीच का डिस्टेंस एंड बी से सी के बीच का डिस्टेंस, ये हमको निकालना है। और आपके क्वेश्चन पे क्या दिया, विथ ऑफ बेंच दिया हुआ है। तो विथ ऑफ बेंच जो ये है, ठीक है, टो से ये एक बेंच के क्रश से दूसरे बेंच के टो तक का डिस्टेंस है आपका विथ ऑफ बेंच, ये 50 मीटर है। यहाँ पे देखिएगा ये 50 मीटर है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये आपका विथ ऑफ बेंच है, दिस इज योर विथ ऑफ बेंच। यहाँ पे देखिएगा ये आपका विथ ऑफ बेंच है, राइट, और यहाँ कहीं पे भी आपका विथ ऑफ बेंच होगा, मान लो ये 50 मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ये दिख रहा है ए से सी, ये डिस्टेंस निकालना है, और सी से बी ये डिस्टेंस। तो देखिए हाइट क्या है आपका, हर एक फेस का दिया हुआ है, ठीक है, हर एक फेस का आपको हाइट दिया हुआ, ये 15 मीटर है। तो ये 15 प्लस ये वाला 15, फिर आपका इस बेंच का 15 प्लस इस बेंच का 15। तो देखिए एक बार 15, दो बार 15, 15, 15, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो ये ऑल टुगेदर हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा आपका 60 मीटर। क्लियर हुआ, सॉरी, ए से बी हो जाएगा आपका 60 मीटर। क्लियर हुआ। इसके बाद हमको ये डिस्टेंस निकालना है, राइट, आप जो देख रहे हैं बी से सी का डिस्टेंस, ठीक। तो बी से सी के डिस्टेंस में आपको क्या मिला हुआ, देखिए ये मिला हुआ है विथ अ बेंच, मिला हुआ है 50 50 50। यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है, जब आप इस पे आएंगे तो आपको ये एंगल नहीं पता। ये देखिएगा अगर मैं इसको करूं तो ये कुछ यहाँ ऐसा प्रोजेक्ट होगा, ये 50 मीटर आपको पता है। यहाँ पे हम लोग आए तो आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस हमने कर दिया, पर ये 50 मीटर आपको बच्चा पता है, राइट। फिर इसके बाद आपको ये जो फेस बैंक विथ कहते हैं जिसको, ये आपको नहीं पता, फिर 50 मिला है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये बैंक विथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। बैंक विथ कैसा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे ये आपका एंगल दिया हुआ है, ये आपको ये 50 मीटर तो दिया हुआ है, ठीक, बट जो ये डिस्टेंस है ये आपके पास नहीं है, ये x है। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये डिस्टेंस जो है बैंक विथ, ये x है। बैंक विथ मतलब जो आपका स्लोप है उसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, जैसे ये स्लोप है आपका बेंच का, ठीक है, इसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन क्या होगा, कुछ ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कहलाता है बैंक विथ। तो हमको बैंक विथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या दिया हुआ, फेस एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कैसे फेस एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ 70 डिग्री, फेस एंगल कितना है 70 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर मैं इस यहाँ पे आऊं, मैं सॉरी एक सेकेंड वेट करिएगा। अगर मैंने इसका थोड़ा डायग्राम में बिगाड़ दिया लग रहा है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो देखिए ये है, ये आपका है 70 डिग्री, यहाँ पे देखिएगा ये फेस एंगल, मतलब कि मैं इसको इस टाइप से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये जो फेस एंगल है इसको स्लोप बोला जाता है। देखिएगा ये जो है ये 70 डिग्री है,
बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल 70 डिग्री। इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री। मतलब जो भी स्लोप है आपका, ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, सभी में क्या है 70 डिग्री। और आपके सामने न्यूमेरिकल पे दिया हुआ इसका हाइट कितना है, फेस का बेंच का हाइट 15 मीटर। हमको क्या जानना है, इसका बैंक विथ। तो बैंक विथ क्या है, ये मैंने आपको बताया ना कि इसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होता है, तो ये हुआ x। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 70 डिग्री बराबर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे पोर्शन देखिएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 1070। ये आपका क्लियर हो गया। x बराबर आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 7.64, ठीक है। ये आपका आ गया 7.64। अब देखिएगा, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो ये है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आ गया आपका 7.64। एक्चुअल आपका डायग्राम थोड़ा सा ना भयानक सा दिख रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ये x बराबर आ गया मेरा 7.64, और ये कितने बार होगा, जैसे मैं इसको पूरा आपका इरेज करता हूं, राइट, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। फिर से डायग्राम अपन बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4, राइट। तो ये आपका हो गया 50 50 50, राइट, ये हो गया। जो यहां से सब ऐसा कर दीजिएगा, ये सब 70 डिग्री है, ये फेस एंगल है आपका, ठीक है। ये फेस एंगल है 70 डिग्री, ये आपका फेस है 70 डिग्री। टो से आप इसको नीचे जोड़ दीजिए। ये थीटा जो आप देख रहे हैं, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है, ये थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये थीटा जो ये है आपका ओवरऑल स्लोप एंगल। तो अगर मैं यहाँ पे करूं तो मुझे हाइट मिल गया, बेंच हाइट आपका क्या है, ये सब 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर। तो मैं इन चारों को अगर ऐड कर दूंगा तो ये 60 मीटर हो जाएगा। ये टोटल वर्टिकल हाइट हो गया। अब मैं यहाँ से देखूं, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है 50 मीटर। जैसे मैं यहाँ का लूँ, ये डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो ये यहाँ तक तो मुझे पता है 50 मीटर है, बट ये डिस्टेंस क्या है x। यहाँ पे आइए नेक्स्ट पे, ये मुझे पता है 50 मीटर है, बट ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज x, और ये यहाँ तक ये 50 मीटर है। फिर इसके बाद मैं अगर ऐसे आऊं इस तरह से, तो ये x है, पर ये डिस्टेंस मुझे पता है 50 मीटर है। फिर इसके बाद ये x डिस्टेंस आ गया। तो देखिए कितने बार x आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये x क्या है, दिस x आर बैंक विथ, राइट। तो 50 कितनी बार है आपका, 3 बार, 1 2 3। x कितनी बार है, 4 बार। तो जब मैं ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालूंगा, जिसको मैं बोला था a b c, राइट, a b c, अगर मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालता हूं तो ये a है, ये b है और ये c है, तो क्या होगा x प्लस 50 प्लस x प्लस 50 प्लस x प्लस 50 प्लस x। तो कितना हो जाएगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस, 50 प्लस 50 प्लस 50, 3 बार 50 है। x कितने बार है, 1 2 3 4। मैंने x कितना निकाला 7.64। कहां से निकाला मैंने निकाला फेस एंगल जो ये आपका 70 डिग्री दिया हुआ था वो, ठीक है। तो इसका मैंने tan थीटा लगा दिया, tan थीटा बराबर 15 बाई एक्स, x बराबर होगा tan इनवर्स करने पे आपका आ जाएगा, tan थीटा से डिवाइड करने पे 7.64। ये क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7.64, क्लियर हुआ। तो ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 180.4, राइट। तो यहां पे देखिए आप टोटल, अब ये कैसा क्वेश्चन बन गया, आप जब सॉल्व कर लिए, ये मिल गया आपको थीटा, ये है 60 डिग्री, और ये आपका क्या है
180.4, राइट, यहां से यहां तक। ये बाकी सब कहानी आप भूल जाइए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये जो पूरा न्यूमेरिकल था मैंने उसको यहां शिफ्ट कर दिया। तो थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको यहां से अगर मैं ऐसा देखूं, ये थीटा आ गया, इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं 180.4, और ये हो गया 60 मीटर। तो थीटा बराबर दिस थीटा, यहां पे देखिएगा ये आपका ओवरऑल स्लोप एंगल है, तो ये थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर 60 डिवाइड बाई 180.4, राइट। थीटा बराबर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 60 डिवाइड बाई 180.4 इक्वल टू हो जाएगा आपका अराउंड 20.44, ठीक है। तो कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल बनेगा। आपको ये याद नहीं करना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से इसका फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, ये नहीं देखना है आपको, राइट, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है कि आप हाइट किस तरह से निकाल सकते हैं। बेंच हाइट को जोड़ते जाइए और डायग्राम बनाइए, बैंक विथ प्लस आपका बेंच का लेंथ, बेंच का विथ, ठीक है। इनको ऐड करके आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा, और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये मैं हटाता हूं, यहां पे देखिएगा, अगर ये बोल देता कि ये 3 बेंच है, ठीक है, 3 बेंच है बोल देता, और बोलता ओवरऑल स्लोप एंगल निकालो, तो क्या होगा, ये बेंच का हाइट प्लस इस बेंच का हाइट प्लस इस बेंच का हाइट, तो h प्लस h प्लस h, ठीक है। 3 बार h हुआ, सपोज 15 मीटर ही है, तो ये तीनों कितने हो जाएंगे, मिलके 45 मीटर। अब आपको यहां तक डिस्टेंस निकालना है। देखिए यहां से ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है। तो ये अगर मान लो सपोज आपको 50 मीटर दिया हुआ है, ये आपको सपोज 50 मीटर दिया हुआ, आपको ये डिस्टेंस तो नहीं पता ना, दिस इज डिस्टेंस इज x5, ये आपके लिए x है, तो x प्लस 50 प्लस x प्लस 50, आप समझ रहे हैं। और ये यहां पे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये भी आपका बैंक विथ है, ठीक है। तो बैंक विथ कितना, 1 2 3, ये बैंक विथ है आपका। इनका सबका स्लोप एंगल दिया आपको रहता है, तो स्लोप एंगल से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हुआ, सीधे आप डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब आप बोलेंगे सर यहां भी तो 50 था, इसको क्यों नहीं लिया गया, आपके मन में डाउट होगा, पर मैंने आपको बताया ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होता है, फर्स्ट बेंच के टो से, सॉरी फर्स्ट बेंच के क्रेस्ट से लास्ट बेंच का टो तक, सॉरी फर्स्ट बेंच के टो से, क्रेस्ट से लास्ट बेंच के टो तक, ठीक है। ये फर्स्ट बेंच हुआ मेरा ये वाला, राइट। इसका ये क्या हुआ, टो, क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब सिर, टो मतलब पैर वाला हिस्सा, राइट, जो अपन बोलते हैं ना श्री रामलाल खड़ा है, तो इसका ये क्या होगा, क्रेस्ट होगा माथा, और ये टो है, तो बस यही कुछ है, यहाँ पे रामलाल को खड़ा कर दीजिए, ये इसका क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया, ये पैर वाला हिस्सा टो हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ओवरऑल स्लोप एंगल निकाल। अब आपको अलग अलग पैरामीटर दे देगा, आपको ये सब दे देगा, बोलेगा स्लोप एंगल बता दो भैया कितना है, ठीक। तो ये x प्लस एक्स 3x आएगा, आप लगाएंगे स्लोप एंगल, ओवरऑल स्लोप एंगल, और बस यही है, 3 चीज है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस इक्वल टू सी हुआ, 2 चीज दे दिया, बोला तीसरी चीज फाइंड करो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इसके सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए गेट 2007 पे आया भी हुआ, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर हम लोग अपना नया क्वेश्चन देखते हैं, ये सब बेंच पैरामीटर पे ही है। ये क्वेश्चन है कि एक माइन में सॉवेल डंपर डिप्लॉयड है, सॉवेल आपका क्या है, लोडिंग, और डंपर आपका हॉलिंग यूनिट है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक। ए डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू द सेंटर ऑफ, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ द डंपर इंक्लूडिंग सेफ्टी बर्म, ठीक। ये कुछ इस टाइप का है मानो, इंक्लूडिंग सेफ्टी बर्म। तो सेफ्टी बर्म कहां होगा, स्लोप साइड होगा। सेफ्टी बर्म क्यों लगाते हैं हम लोग बर्म, ताकि ये यहां से हमारा डंपर ये नीचे टॉपल ना हो जाए, गिर ना जाए, ठीक है।
तो ये आपका हो गया बर्म, ठीक। यहां से बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू द सेंटर ऑफ द डंपर इंक्लूडिंग सेफ्टी बर्म। तो बेंच का क्रेस्ट क्या है, ये माथा, याद करिए बताया था मैंने, माथा जो होता है आपका फोरहेड, और ये टो हुआ, तो ये क्या है, हुआ आपका क्रेस्ट, ठीक। अगर ये यहां पे है तो बोल रहा है सेफ्टी बर्म एंड क्लियरेंस इज सेंटर ऑफ द डंपर। तो बेंच में आपका क्या है, एक डंपर भी है, इसको कौन लोड कर रहा है, एक सॉवेल, कुछ इस टाइप का सॉवेल होगा आपका, ठीक है। यहां से ऐसा कुछ लोड कर रहा होगा सॉवेल आपका, क्लियर हुआ, ये ऐसे लोड कर रहा होगा। तो बोल रहा है यहां से क्रेस्ट ऑफ द बेंच से सेंटर ऑफ द डंपर, ये डिस्टेंस दिया हुआ आपका कितना, 7.5 मीटर, एंड द डंपिंग रेडियस एंड कटिंग रेडियाई। तो देखो ये सॉवेल जब यहां से ऐसा घूमेगा तो इसका डंप कहां पे अनलोड करेगा, ये आपका आके ये डंपर पे करेगा, ये डंपर है आपका, दिस इज योर डंपर बेंच में, ये आपका सॉवेल हुआ। तो जो ये हिस्सा देख रहे हैं डंपिंग रेडियस, डंपिंग रेडियस मतलब जहां तक वो डंप कर सकता है, ठीक है, घूम के डंप किस में करे, डंपर में। तो डंपर कहां होगा, डंपिंग रेडियस पे ही होगा। तो ये दिया हुआ आपका 15 मीटर, ठीक है। और कटिंग रेडियाई, कटिंग रेडियाई मतलब जहां तक वो कट कर सकता है, जिस एंगल पे, देखिए अगर इसको डंप करना है तो ये ज्यादा एंगल तक मोड़ लेगा, तो ये डंप हो जाएगा। बट जब इसको कटिंग करना है तो उसको कुछ ऐसा क्राउड एक्शन करना पड़ता है, तो यहाँ एंगल कम होता है। तो डंपिंग रेडियस, आपका डंपिंग रेडियस बड़ा होता है आपके कटिंग रेडियस से। ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे डंपिंग रेडियस 15 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे कटिंग रेडियस दे दिया 12 मीटर। क्यों, क्योंकि काटने के लिए उसको बूम लेंथ को एंगल कम करना पड़ता है। यहाँ पे कितना दिया, 12 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है विथ अ वर्किंग बेंच बताओ। तो भैया इस यहां से आपको ये डिस्टेंस तो ये पूरे पार्ट पार्ट पे दे दिया, क्या करना सीधे 12 + 15 + 7.5 जोड़ दीजिए, ये अराउंड आ जाएगा 34.5 मीटर। ये कैसे बना, ये आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है तो बना, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को पिक्चर वाइज सोचिए, उसका एक इमेज क्रिएट करिए, उसके एक बारे में सोचा करिए, थिंकिंग किया करिए कि कैसे वो बन सकता है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको इसके न्यूमेरिकल को बनाना है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक मेरा है स्ट्रिपिंग रेशियो। तो देखिए स्ट्रिपिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिपिंग रेशियो से ही हम लोग जानते हैं कि हमको कौन सा मेथड पे आना चाहिए, अंडरग्राउंड की ओपन कास्ट। स्ट्रिपिंग रेशियो ये एक पैरामीटर है कि हम लोग यूजी पे जाएं कि ओपन कास्ट पे जाएं। ये आपका माइन इकोनॉमिक्स, मतलब आप काम करेंगे तो आपको घाटा होगा फायदा होगा ये बताएगा। तो ये बहुत मेजर चीज है। अब स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, स्ट्रिपिंग रेशियो होता है कि एक मतलब कितना क्यूबिक मीटर हम लोग मिट्टी उठाएंगे तो हमको 1 टन मिनरल मिलेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन क्यूबिक मीटर, आपका मिनरल मिलेगा टन में, क्या हुआ ये आपका क्यूबिक मीटर बाई टन। अब ये बोलेंगे कि आपने ओबी को सर क्यूबिक मीटर पे क्यों लिया, इसको टन में क्यों नहीं लिया। देखिए ओबी क्या होता है, ये आपका कोल है, ये इसके ऊपर यहां ये सरफेस है, ये ओबी है। तो अगर ये एक मटेरियल हो तो हम लोग इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, एक ही मटेरियल हो। बट ओबी पे क्या होता है, कुछ हिस्से पे आपका सैंडस्टोन मिलेगा, कुछ हिस्से पे सैंडस्टोन मिला, कुछ में फाइन सैंडस्टोन मिलेगा, कुछ में सेल होगा, कहीं पे सॉइल होगा। तो ओबी में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो और उनका कोई एक फिक्स नहीं रहता कि कितना है, कितना आपका उस पर्टिकुलर एरिया पे है। तो बहुत सारे होने के कारण हम लोग उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जियोलॉजिकल कंडीशन जो जियोमेट्री है या जियो फिजिकल कंडीशन है वो हर एक डिस्टेंस में चेंज होता जा रहा है। तो हम लोग उनको उसको 100% सही नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए ओबी को हमेशा हम लोग क्यूबिक मीटर पे लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे हजारों जगह पूछा जाएगा, लाखों जगह, इवन आपके इंटरव्यू पे भी।
सो बी रेडी फॉर दैट, राइट। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ओवरबर्डन को क्यूबिक मीटर में क्यों लिया जाता है, ठीक है, इसलिए लिया जाता है। और टन आपका मिनरल है तो मिनरल का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता ही होता है, इसलिए मीटर क्यूबिक पर टन। पर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि ये हो, क्वेश्चन में आपको टन पर क्यूबिक मीटर भी पूछ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि ये दिया है कि ये दिया है, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग रेशियो बराबर क्या हुआ, ओवरबर्डन टू बी रिमूव टू गेट 1 टन ऑफ कोल या मिनरल, ठीक है, ये हुआ। अब स्ट्रिपिंग रेशियो पे ये क्यूबिक मीटर पर टन है, राइट। अब स्ट्रिपिंग रेशियो पे तीन चीज आपसे पूछी जाएगी, एक तो ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो होता है, ठीक है, एक इंक्रीमेंटल और एक ऑपरेटिंग। जैसे देखो मैं पहले ऑपरेटिंग को देखता हूं, आप इसको देखिएगा, राइट। तो यहां पे देखिएगा, जैसे अगर हम यहां पे इस पोर्शन पे, ठीक है, ये जो 10 मीटर है ये कोल है नीचे आपका, ये सब ओबी है आपका, दिस इज ओबी, ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन पे काम कर रहा हूं तो मेरे को कोल निकालने के लिए सिर्फ ये आपका ये 10 मीटर वाला ओबी ही हटाना पड़ेगा, ये ओबी हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ये यहां पे अगर हम इसको हटा दें तो ये हमको कुछ ऐसा कोल मिल जाएगा, अगर मैं यहां से इसको हटा दिया तो, ठीक। तो यहां क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कोल को निकालने के लिए मुझे कम ओबी निकालना पड़ा। बट अब ये पहाड़ वाले हिस्से पे आइए, यहां क्या बन गया, पहाड़ बन गया। तो अब ओबी यहाँ पे कितना है, 50 मीटर है, और कोल 10 मीटर ही है। तो अगर मैं यहां काम कर रहा हूं तो मेरा स्ट्रिपिंग रेशियो कुछ होगा अलग, यहां काम कर रहा हूं तो कुछ अलग स्ट्रिपिंग रेशियो होगा। इस मतलब काम करते समय जो आपको स्ट्रिपिंग रेशियो मिलता है एट द टाइम, वो ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है, ठीक है। ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो है, ये आपको समझना पड़े, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो पहले क्या था, देखिए पहले यही कुछ होता था कि जितना आपका लाइक डिस्टेंस डेप्थ है ओबी का और मिनरल का, इससे डिवाइड करके स्ट्रिपिंग रेशियो निकाल दे। बट ये प्लानिंग करते समय ये सही नहीं होता, क्योंकि ये वेरी होता रहता है। इसलिए हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो पे ओवरऑल, तो हम लोग टोटल मिनरल निकाल लेते हैं ओवरऑल के लिए, टोटल मिनरल टोटल ओबी इन मीटर क्यूब और ये टन पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गया इंक्रीमेंटल रेशियो। जैसे आप इसको यहां पे देखिएगा ये डायग्राम पे, ठीक है, पहले हम लोग क्या था, ये कोल का सीम है हमारा, कोल का सीम लगभग इतना है, ठीक है, या मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, ये पूरा कोल है आपका, कोल है आपका 20 मीटर, हम अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 10 मीटर। जैसे ये देखिए, जब मैं इस कोयल को निकाला तो मेरे को सिर्फ ये ओबी हटाना पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे 10 मीटर और जाना है, ये 10 मीटर, मैं यहां पे 10 मीटर कोल निकाला ये हिस्से पे, अब मैं बोलूंगा कि मुझे 10 मीटर और कोल निकालना है, राइट। जब मैं ये 10 मीटर और कोल निकालूंगा तो मैं बोला कि मुझे ये कोल निकालना, ये वाला कोल, ये वाला कोल, ठीक है। तो इस कोल को निकालने के लिए आपको एक साइड का ओबी भी हटाना पड़ेगा। तो सपोज हम इस साइड का ओबी हटा रहे हैं, और ये भी कोल आपको मिलेगा, ये भी कोल मिलेगा। तो देखिए इस पोर्शन ए को निकालने के लिए सिर्फ आपको बी को हटाना पड़ा, बट इस ये वाले पोर्शन को निकालने के लिए, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को निकालने के लिए, ये जो देख रहे हैं, इस पोर्शन को निकालने के लिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा ये ओबी निकालना पड़ रहा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये ओबी को आपको निकालना पड़ रहा है, दिस ओबी को, किसके लिए, इसके लिए, ये कोल के लिए, राइट। तो इससे क्या हुआ, आपका स्ट्रिपिंग रेशियो जब आप डेप्थ में जाएंगे तो बढ़ जाता है। आपको ये एक्स्ट्रा ओबी क्यों निकालना पड़ेगा,
ताकि आप स्लोप मेंटेन कर सकें, आपकी गाड़ियां उतर सकें। आप सीधे वर्टिकल तो नहीं बना सकते ना, इसलिए ये सब होता है। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो। आप जितने डेप्थ पे जाएंगे मिनरल पे, आपका स्ट्रिपिंग रेशियो बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये कुछ स्ट्रिपिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट थे, चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर एक आता है आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तो मैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल सा, कहीं पे भी आपका ब्रेक इवन आ जाए तो ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, सीधा। मतलब कि भैया इसके पॉइंट के अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे को घाटा होगा। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बना दूं, ये है, अगर ये एक पॉइंट मिला डायग्राम पे, तो इसके नीचे ये है, अगर ये पॉइंट है मान लो, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, या तो यहां पॉजिटिव होंगे या पे नेगेटिव होंगे। इस पॉइंट से अगर आप ऊपर गए, ठीक, तो आपको घाटा होगा, और इसके एक साइड पे आपको फायदा होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक इवन जहां पे भी आए, ये सिर्फ स्ट्रिपिंग रेशियो का नहीं है, हर जगह पे जहां पे भी ये टर्म आए ब्रेक इवन, मतलब वो पॉइंट ना जहां प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। जैसे कि आपने 10 रुपए में पेन खरीदा, पेन का, ठीक है, कॉस्ट आपको पड़ा 10 रुपए का, आपने 10 रुपए पे पेन को सेल कर दिया, ये पॉइंट क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर हुआ। अगर आप 10 से ऊपर में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, और 9 रुपए में बेच देंगे तो आपको लॉस होगा। 10 में बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 10 आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ठीक है, इसी तरह से स्ट्रिपिंग रेशियो में होता है कि कौन सा स्ट्रिपिंग रेशियो पे, ऐसा स्ट्रिपिंग रेशियो जिसके पॉइंट के बियॉन्ड आपका ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। और देखिए जब आप भी न्यूमेरिकल बनाएंगे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का, तो ये आपको होना चाहिए प्रॉफिट इक्वल टू स्ट्रिपिंग कॉस्ट, ठीक है। अभी स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या होता है, जब मैं न्यूमेरिकल अभी बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। ये स्ट्रिपिंग कॉस्ट स्पेशली है, ये प्रॉफिट बराबर ये है कि आपका, ये कहा जाए इनपुट है, दिस इज इनपुट। मैं अभी न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पे क्या पूछा जाता है, स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने पूछेगा, ठीक, आपको देगा स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, इसके बाद ये पूछेगा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ये दो टाइप के आपसे पूछे जाएंगे, 1 2। ये क्वेश्चन ही आपका ऐसा बनता है। तो आपको कुछ उल्टा पुल्टा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम सरल शब्दों में याद करा दूंगा, मतलब याद ही नहीं करना है। फॉर्मूला तो सख्त दुश्मन है हम लोग फॉर्मूला के, हाँ वहां पे हैं जहां पे कुछ डेरिवेशन है, कुछ चीजें आती हैं तो वो थोड़ा करना पड़ेगा, मैं कोशिश करता हूं, पर आपको फॉर्मूला याद करने के भी आप कुछ बुक्स उठाएंगे वहां पे एकदम उटपटांग सा होगा, राइट। तो हमको ये सब नहीं करना है। देखिए अब आया, मैंने बोला था आपको कि ओपन स्ट्रिपिंग रेशियो से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि यूजी करें या ओसी करें, ठीक है। देखिए अगर 1.5:1 है, ये 1 क्या है आपका, ये है आपका मिनरल। अगर आपका ये लिखा हुआ है 2:1, मैंने क्या बताया था, मीटर क्यूब पर टन है अगर, तो मतलब दो क्या निकाला हमने, माने मिट्टी निकाला, ओवरबर्डन निकाला, हमको 1 टन आपको क्या मिला, मिनरल मिला। ठीक इसी तरह से यहां पे देखिए 1.5:1 है, तो इसमें क्या है 1 टन आपका क्या मिल रहा, मिनरल। और कोल ये आपका क्या है 1.5 ओबी। क्लियर हुआ। सेम, तो अगर इतना है तो वहां पे मैनुअल क्वेरिंग करेंगे तब तक चल सकता है। अगर मैनुअल क्वेरिंग आप 2:1 पे करेंगे आपको घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक मेथड के हिसाब से आप ओपन कास्ट का कौन सा मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप प्रॉफिट में रहें। जैसे अगर सेमी मैकेनाइज्ड है कि आदमी ढो रहा है, गाड़ियों पे डाल रहा है, ढो ढो के, वो सेमी मैकेनाइज्ड होता है, तो वो 2:1 तक ठीक है। और अगर आप बकेट व्हील एक्सकेवेटर लगा रहे हैं तो 3:4 का अगर स्ट्रिपिंग रेशियो होगा इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब 1 टन मिनरल निकालने के लिए आपको 3 से 4 क्यूबिक मीटर मटेरियल उठाना पड़ रहा है ओवरबर्डन, तो चलेगा। पर जैसे ये 5 से 6 हुआ आपको घाटा हो जाएगा।
सेम सॉवेल डंपर पे है। ठीक है, अगर कोयला निकालने के लिए आपको 4:5 अगर आपको स्ट्रिपिंग रेशियो करना पड़ रहा तो आप प्रॉफिट पे रहेंगे। ये एक जनरल स्टडी किया गया तो इस पे पाया गया है। ठीक है, एक थंब रूल है। और ड्रैगलाइन सबसे ज्यादा कर सकता है। 1 टन कोयला निकालने के लिए 8 से 10 क्यूबिक मीटर मटेरियल निकालना पड़ा, अगर ड्रैगलाइन की वर्किंग है तो चलेगा। अगर वो 12-13 हुआ, मतलब अगर ये हुआ 12:1 हुआ, मतलब ड्रैगलाइन भी यहाँ काम नहीं कर सकता, आपको घाटा होगा ओपन कास्ट में। सो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यूजी पे जाएं। स्ट्रिपिंग रेशियो अगर आपका हाई हुआ तो आपको यूजी पे जाना है। स्ट्रिपिंग रेशियो अगर कम है तो आप सोच सकते हैं ओसी पे जाएं। अब ओसी पे कौन सा मेथड लगाएं, तो ये सारा चीज आ जाता है। ठीक है, किस टाइप का वर्किंग लगाना है। ठीक है, तो देखो क्यों डिटरमाइन करते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो, सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड के लिए और फॉर कॉस्ट एनालिसिस के लिए। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया 2011 का, राइट। गेट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, तो हम इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये बनता है। तो यहां पे है कि सेल वैल्यू ऑफ क्रोमाइट ओर फ्रॉम ओपन पिट माइन इज ₹6,500। ठीक है, सेल वैल्यू क्या है? 6,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग, अब यहां पे दो आया कॉस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले इसको गोल घेरा लगाओ, क्या है ये? एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट। अब अगला क्वेश्चन आएगा सर स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या होता है, मैं बताता हूं। कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ठीक है, स्ट्रिपिंग कॉस्ट ये कितना है? 2450। ठीक, अगर ये दे दिया आपका स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या है, 1150 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, बोल रहा है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बताइए कितना होगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो देखो स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या है आपका, स्ट्रिपिंग कॉस्ट का मतलब है, यहां पे लिख लीजिए स्ट्रिपिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ओबी। देखिए ये आपका कोल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कोल को निकालने के लिए आपको ये ओबी निकालना पड़ेगा। तो ओबी पे आप ब्लास्टिंग करेंगे, ठीक है, मशीन लगाएंगे, हॉलिंग करेंगे, डंपिंग करेंगे, सारा ऑपरेशन होता है किस पे? ओबी में। सेम आपका ऑपरेशन किस पे होता है? कोल पे होगा या मिनरल पे होगा, आप करते हैं ना। तो आपका जो स्ट्रिपिंग है, स्ट्रिपिंग मतलब हटाना, किसका? देखो स्ट्रिपिंग पर क्यूबिक मीटर बोला है, तो यहीं से समझ में आ जाता है पर क्यूबिक मीटर मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ओबी की। ओबी के हटाने का कॉस्ट है आपका 1150 रुपए। और आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट आपका है एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट, मतलब ओबी का हटा दिया। तो कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग मतलब सिर्फ उस मिनरल का। मिनरल में अपन क्या करते हैं, ठीक है, इसको करना तो इसमें ड्रिलिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, लोडिंग करेंगे, हॉलिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, सारी चीजें होती है ना। तो ये सब आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग कहलाएगा उस पर्टिकुलर मिनरल के लिए। बट ओबी के लिए क्या होगा, ओबी में ड्रिल करते हैं, ओबी में ब्लास्ट करते हैं, लोडिंग करते हैं, हॉलिंग करते हैं, डंपिंग करते हैं, तो उस कॉस्ट को नहीं ऐड किया है। तो वो कितना है आपका 2450 रुपीस पर टन है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा ये पर टन दिया हुआ है, और 1 टन का प्राइस कितना है आपका 6,500। अब ये अलग अलग देने का वजह क्या है? ठीक, तो कहानी ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, ठीक है, मैं इसको बताऊंगा, सवाल बनाएंगे अपन, पर आप एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आप उसके बाद जाएंगे कि किस तरह से इसको न्यूमेरिकल को बनाना है। सपोज मान लिया ये मेरा रामलाल है, रामलाल ने सोचा हम लोग पेन का बिजनेस करते हैं। किसका? पेन का। ये पेन खरीद के लाया, पेन का प्राइस है, इसने खरीदा, तो पेन का कॉस्ट प्राइस रामलाल को पड़ा 5 रुपए का पेन पड़ा।
शोरूम खोल लेंगे हम लोग, पेन बेचेंगे, लिखने वाला पेन। अब ये पेन को रामलाल बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है इसका, ये बेच दिया 15 रुपए पे। कितना पे? 15 पे। ठीक, इसको फायदा कितना हुआ? 15 माइनस 5। एक पेन पे रामलाल को पैसा मिल रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 10 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पर रामलाल क्या किया, एक कमरा रेंट पे लिया। इसके पास, बेचारे के पास खुद का घर नहीं था, तो ये रेंट पे, भाड़े पे एक दुकान लिया। तो उसका रेंट कितना है? 1000 रुपए मंथली मान लो। ठीक है, तो जब ये 1000 रुपए है मंथली, और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है एक पेन में? 10 रुपए। अगर रामलाल को, ठीक है, रामलाल और मंथ में रामलाल कितने पैसे पेन बेच पाता है? सपोज 200 पेन वो बेचता है एक महीने में। ठीक है, एक पेन पे रामलाल को कितना फायदा हो रहा है? यहां देखिए, मैंने निकाला 10 रुपए का। कितने का फायदा हुआ? 10 का। तो महीने पे उसकी इनकम कितनी हुई? 2000। ठीक है, रेंट कितना है? 1000 रुपए। तो जो रेंट क्या है, उसका एक्स्ट्रा खर्चा है। ठीक, रेंट क्या है? एक्स्ट्रा खर्चा। उसका प्रॉफिट कितना हुआ रामलाल का? 2000। तो ये सब करने के बाद रामलाल के पास कितने रुपए बचे? क्लियर हुआ? ये तो अच्छा हुआ। अब यहां पे देखो, अगर रामलाल सिर्फ 100 पेन बेचता है, कितना? 100, तो रामलाल को कितने का पैसा आया उसका? 1000 रुपए 100 पेन बेचने पे। रेंट कितना है उसका? 1000। बेचा कितना वो? 1000 रुपए का। तो उसके पास क्या बचा? उसके पास कुछ प्रॉफिट बचा? उसके पास प्रॉफिट रहा 0, उसको कुछ नहीं मिला। मतलब कि यहां से ये देखते हैं हम लोग, अगर 10 रुपए का में वो पेन को अगर वो 15 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, 15 रुपए में बेच रहा है, और महीने में वो 100 पेन अगर बेचा, राइट, तो उसको क्या फायदा हो रहा है? फायदा नहीं हो रहा ना, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। अगर इसको वो 20 करता तो फायदा हो जाएगा, या वो पेन बेचना ज्यादा करे? तो जो आप ये देख रहे हैं ना, 15 रुपए 5 रुपए, तो ये बस सेम ये कहानी है जो हमारे क्वेश्चन पे दिया हुआ है। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू इक्वल टू पेन का प्राइस 15 रुपए। क्लियर हुआ? कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट, जो ये स्ट्रिपिंग कॉस्ट है, ये आपका हुआ रेंट। क्या हुआ? स्ट्रिपिंग कॉस्ट हो गया रेंट, जो उसको देना ही देना है। ठीक है, वो करना ही पड़ेगा उसको, कोई स्कोप नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से कुछ होगा ये, राइट। तो आपको ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो को कैसे करना, देखो, मतलब मान लो, अब मैं यहां से एक इसी पे ही बता रहा हूं, जैसे कि रेंट वो दे रहा है 1000 रुपए का। क्लियर हुआ? अगर मान लो वो 200 पेन बेच रहा है, ठीक है, 200 पेन बेच रहा है 1000 रुपए के लिए, तो वो क्या कर सकता है, इस अगर 200 पेन बेच रहा है तो वो 8 रुपए भी कर सकता है, या 200 पेन बेच रहा है तो उस पेन की प्राइस कितना करेगा? 5 रुपए कर सकता है। तो कितना कमाया? 1000। तो देखो 1000 बराबर हो गया। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोग रेंट को डील करते हैं, और ये रेंट हमारा क्या है? स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हटाता हूं, अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या है, हम लोग ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, वो यही कहानी है कि कितने पे कितना मिलेगा। तो देखिए, सेल वैल्यू कितनी है आपकी? 6500। कॉस्ट ऑफ माइनिंग कित कर दीजिए, कितना? 450। ठीक है, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको पड़ेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 4050 रुपीस। ये क्या है? बेचने का सेल वैल्यू, और ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग ऑफ मिनरल है, ये 4050। कितना रुपए मिला?
₹4050 आपको फायदा हो रहा है। बट देखिएगा क्या कहते हैं हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो, कितना मिट्टी उठाएं 1 टन के लिए। तो देखो ₹4050 आपको मिल रहा है, फायदा हो रहा है 1 टन पे। स्ट्रिपिंग कॉस्ट अभी मैं नहीं किया हूं, अभी मैं, ठीक है, रेंट नहीं सोचा मैं, सिर्फ मैं देखा कि भाई ₹5 में खरीदा, 15 में बेचा, मेरे को ₹10 का फायदा हो गया, तो वो ₹10 का फायदा ये है। अब आ गया स्ट्रिपिंग कॉस्ट 1150। तो अब हम देखेंगे 1 टन में हमको मिलता है 4050, बट बेचने पे, पर हम लोग यहाँ पे ओबी भी हैंडल कर रहे हैं, ओबी का कॉस्ट नहीं जुड़ा था। तो अगर मैं बोलूं, अगर मेरे को ₹2, सपोज कह रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे को ₹2 का फायदा हुआ और ओबी निकाल रहा हूं मैं ₹1 में, ओबी मिल रहा है मेरे को ₹1 में, तो मैं कितना ओबी निकालूंगा तो मेरे को फायदा है भाई। 1 टन के लिए मुझे कितना ओबी निकालना पड़े, अगर मैं 2 क्यूबिक मीटर ओबी निकालूं तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा ₹2, और 1 टन का होगा ₹2। क्लियर हुआ, 1 टन का हुआ ₹2, तो कितना मैं निकाल सकता हूं, अगर मैं 3 क्यूबिक मीटर ओबी निकाला जैसे ही, तो प्राइस कितना हो गया, ₹3 हो गया। मेरा 1 टन माल कितने में बेचा, ₹2 में बिका। क्लियर हुआ, ₹2 में बिका, तो मेरे को क्या हो गया, घाटा हो गया। मैं आपको ये इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि ताउम्र आप लोग बना सकें, ठीक है। तो ये अब यहां पे आइए, यहां पे हम लोग देखते हैं 1 टन के लिए कितना है हमारा, ₹4050 हमको फायदा हो रहा है, बट हम लोग ओबी निकाल रहे हैं अभी। तो ओबी 1 क्यूबिक मीटर का कितना, ₹1150 है। अगर मैं 2 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में ₹1150 लग रहा है, अगर मैं 1150 में अगर 2 क्यूबिक मीटर निकालूं मैं ओबी, तो 2 क्यूबिक मीटर 22, ये लगभग 2300 लग जाएगा। अगर मैं 1150, 3 क्यूबिक मीटर ओबी निकालना पड़ा मेरे को, ठीक है, 3 क्यूबिक मीटर ओबी निकालना पड़ा, किसके लिए, 1 टन के लिए, तो वो हो जाएगा 3450। अगर मैं 1150 1 में लगता है और मैं 4 क्यूबिक मीटर निकाला ओबी, ठीक है, 1 टन कोल के लिए, तो कितना हो जाएगा ये, 1150 इंटू अगर मैं 4 करूं तो ये हो जाएगा 4600। अब देखिए ये कितना है यहाँ पे, 4050। क्लियर हुआ, ये कितना है, 460। देख लिए, देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे घाटा हो गया। क्लियर हुआ, मैं जो समझाना चाह रहा था कि 2:1 आया, मतलब 4 क्यूबिक मीटर ओबी निकाला 1 टन कोल के लिए, जो ये गिवन कंडीशन है, जो ये गिवन प्राइस है 6500, 2400, 1150 पे, तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, लॉस हो जाएगा, हो गया। तो हम देखेंगे कि देखिए 3 में हमारा क्या है, 3:1 में हम लोग प्रॉफिट पे हैं, 4:1 में हम लोग लॉस में हैं। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो ये सब कहानी बताने के लिए मैं आपको ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में बताना चाह रहा हूं कि आप समझें किस तरह से होता है। बन तो वेरी फ्यू सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन, जस्ट ए क्लिक ऑफ सेकंड, बट इसके पीछे का कहानी आपको समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो फिर कैसे हो निकालेंगे ये देखिएगा। अगर मैं ऐसा करूं, तो अगर मैं ये 1 2 3 करके करते रहूंगा, ये तो रात बीत जाएगी, ठीक है। सिंपली क्या कह रही है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आया, 4050 माइनस डिवाइड बाय कर दीजिए आप स्ट्रिपिंग कॉस्ट। स्ट्रिपिंग कॉस्ट कितना है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका 3.52, ये आ गया, ये आपका आंसर है 3.52। तो ये आ गया आपका सीधे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। अब बोलेंगे सर 3.52 कैसे, तो देखो 3.52 अगर क्यूबिक मीटर में क्या उठाऊंगा, निकाला आपका ओवरबर्डन निकाला, 1 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन निकालने का प्राइस है 1150, तो 3.52 निकालने का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1150। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3.52 को मल्टीप्लाई करेंगे 1150 पे, तो लगभग आएगा ये आंसर, मान लो ये लगभग आ रहा 4050 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, स्ट्रिपिंग कॉस्ट है। आपको प्रॉफिट भी कितना हो रहा है,
4050 का, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो बस यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है स्ट्रिपिंग कॉस्ट का। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये सब मिटाता हूं। आई होप मैं आपको इतने देर से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि कैसे निकालते हैं। आप इसको स्क्रीन के आपको नोट करना हो तो कर लीजिएगा। अब देखो, अगर मैं सिर्फ इसको ही डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, देखिएगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालो, 6500 माइनस आपका 6500 पे बेच रहा है, 65,000 पे बेच रहा है 6500 पे, तो 2450 माइनस कर दो, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा, एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट। यहाँ पे प्रॉफिट पे स्ट्रिपिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिपिंग कॉस्ट हम लोग नीचे लेंगे। तो स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या है आपका 1150, बस इतना कर दो, 3.52 आ गया, ये आपका हो गया आंसर, बस विद इन ए सेकेंड हो गया। बट इतना सब बताने का मेरा उद्देश्य था कि आप एक एक कॉन्सेप्ट समझें इसका, ठीक है, रट के नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस पे देखिए आपको क्या मिला था, प्रॉफिट एक साथ दे दिया था। अब इस क्वेश्चन पे उल्टा घुमा दिया है। कैसे, जो भी हम लोग मिनरल निकाल रहे हैं उसका 1 kg का प्राइस है 210 रुपए। अब बोल रहा है रिकवरेबल ग्रेड कितना है 1.2, मतलब 1.2% का मतलब देखो, ओर का प्राइस कितना है 210 रुपए पर केजी, रिकवरेबल ग्रेड कितना है 1.2%। तो सोचो 1 टन में कितना निकलेगा, 1 टन में 1000 kg होता है, 1.2 डिवाइड बाई 100 कर दो, ये 100 कर दो, ये हटा दो, ये हो गया आपका कट 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 कट, मतलब सिर्फ 12 kg निकलेगा। मतलब कि अगर 1 टन आपका ओर है, ओपन पेट पे मेटल निकाल रहे हैं, 1 टन आपने निकाला तो उसमें सिर्फ 12 किलो क्या है, ओर है। एक का प्राइस कितना है 210 रुपए, तो 12 किलो का कितना होगा, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं देखूं तो ये आपका आ जाएगा 2520 रुपीस। मतलब 1 टन का प्राइस है बेचने पे, 1 टन पे 12 किलो मिला आपको, 12 किलो मिला, 1 किलो का प्राइस है आपका 210 रुपए, तो 12 किलो का प्राइस कितना हो जाएगा 2520 रुपीस हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर टन ऑफ कोल माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। मैंने बताया कि ओर को क्या किया जाए, ओर के केस पे क्या होगा, प्रोसेस किया जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग करते हैं, ठीक है, उसका साइज करते हैं अपन, ओर को निकालते हैं, तो प्रोसेसिंग हो गया। बट एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट, स्ट्रिपिंग कॉस्ट मतलब फिर से भाई आप ओर निकालेंगे, ये ओर है तो ऊपर से मिट्टी तो हटानी पड़ेगी ना, ओवर बर्डन ओपन कास्ट में, तो ये आपका जो ओवर बर्डन निकाल रहे हैं उसका प्राइस है 200 रुपए, ठीक है। बोल रहा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो दे दिया 3.49, ठीक है। स्ट्रिपिंग कॉस्ट बताइए, आ जाइए हमारे फॉर्मूले पे, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बराबर आपका दे दिया 3.49, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मिनरल कितने में बेच रहे हैं हम लोग, यहां से निकाल लिए 2520 माइनस आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग क्या है 2000, यहां पे दिया है स्ट्रिपिंग कॉस्ट, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिपिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगा 252G, ये हो जाएगा 520 डिवाइड बाय 3.49, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 149 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर क्यों, स्ट्रिपिंग में क्या निकालते हैं वो भी निकालते हैं, और ये 149 कहाँ आ गया, ये क्लियर हुआ, ये है हो गया आपका आंसर, बस विद इन ए सेकेंड। बट जो मैं इतना लंबा चौड़ा घुमाया इसलिए ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये ग्रेड का क्वेश्चन है, हम लोग इसको विद इन अ सेकंड बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ओर का वैल्यू कितना है 600 रुपए पर टन है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 400 रुपए टन, एंड कॉस्ट ऑफ ओवर बर्डन। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिपिंग कॉस्ट हम लोग अब तक देखे थे क्या, स्ट्रिपिंग कॉस्ट, राइट, यहाँ पे बोल दिया ओवर बर्डन रिमूवल। तो कहने का मतलब वही है, आपको मिनरल निकालने के लिए ओवर बर्डन निकालना पड़ेगा, तो ये 50 रुपीज क्यूबिक मीटर है, तो ये स्ट्रिपिंग कॉस्ट और ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है, ओवर बर्डन रिमूवल। बोल रहा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालो, पर आपको याद रखना ये यूनिट देखिएगा, मीटर क्यूब पर टन, किसने पूछा है, मीटर क्यूब पर टन। हो सकता है क्वेश्चन पे आपको इन फ्यूचर टन पर क्यूबिक मीटर भी दे सकता है, ठीक है,
टन पर क्यूबिक मीटर भी दे सकता है न्यूमेरिकल पे, तो वो उसकी मर्जी है, वो आपको अपना क्वेश्चन टिल्ट करने के लिए ऐसा दे दे, तो आप थोड़ा इसका वो भी देख लीजिएगा। मीटर क्यूब पर टन बोला, देखिए प्रॉफिट कितना है, सेल वैल्यू क्या है आपका ओर का 600 रुपए पर टन, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट 400, प्रॉफिट हुआ आपका 200 का, ठीक है, दिस प्रॉफिट। स्ट्रिपिंग प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू बाय सेलिंग द ओवर, दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट बट रेवेन्यू कह सकते हैं। ओवरबर्डन कितना रिमूव कर रहे हैं हम लोग 50 रुपए पे, ठीक है, स्ट्रिपिंग कॉस्ट आपका क्या हो गया 50, डिवाइड कर दो 4, तो ये आपका अगर क्यूबिक मीटर पर टन बोले तो 4:1 होगा, ये हो गया आपका आंसर। पर अगर ये टन पर क्यूबिक मीटर बोल देता तो 1:4 होता, ये होता आंसर। क्लियर हुआ किस तरह से क्वेश्चन पे घुमा सकता है। आप ला तो लेंगे पर आप 1:4 बोलेंगे 4:1 बोल, आप एकदम खिसक जाएंगे वहां पे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको बनाना है, यूनिट को ध्यान देना है और सीधे प्रॉफिट निकालिए, स्ट्रिपिंग कॉस्ट निकालिए, खेल खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पे बोल दिया, फिर से देखिएगा, बोल दिया वैल्यू 900 रुपए में बेच रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट है 550 रुपए, स्ट्रिपिंग कॉस्ट बोल दिया, अब टन में ले लिया, देख लीजिएगा यहाँ पे, तो ले सकता है उसकी मर्जी, आपको भटकाने के लिए तो घबराना नहीं कि सर आप तो बोले तो ओबी का क्यूबिक मीटर पे होता पर टन पे ले लिया, हो सकता है कि वहां पे एक ही नेचर का ओबी होगा, सैंडस्टोन टाइप का ही ओबी हो, तो सैंडस्टोन का वो ले लिया, ठीक है, सेम नेचर का, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली क्यूबिक मीटर पे ही लेते हैं ओबी को, ठीक है, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है भटकाने के लिए। तो देखिए कितने ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालिए, ये है प्रॉफिट, क्या सेल वैल्यू कितनी है 900, प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग रेशियो 550 डिवाइड बाय 45 स्ट्रिपिंग कॉस्ट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आपका, एक सेकेंड, ये है कितना होगा, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 350 डिवाइड बाय 45, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.7, ये आ गया, ठीक है, दिस इज आंसर। तो देखो कितने हम लोग सेकंड पे बना लिए। क्लियर हुआ, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। ये बोल दिया मैंने आपको, याद करिए बताया था ना, तो देखिए ये इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो बोल दिया, बोल रहा है कि एक ऑपरेट हो रहा है एक सरफेस माइन, गेट 2009 का क्वेश्चन है, जिसको 30 मीटर और डीप करना है, पहले कुछ यहां तक काम कर रहा था, ठीक है, यहां तक काम कर रहा था, 30 मीटर और डीप करना है, डेंसिटी ऑफ ओर आपका दिया हुआ 2.4 टन पर क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर पे 2.4 टन आता है। तो बोल रहा इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो बताइए जब हम लोग डीप करेंगे, किस पे, क्यूबिक मीटर पर टन पे। क्लियर हुआ, तो ये क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसको कुछ इनडायरेक्ट सोचना पड़ेगा, और आपको शेप का वॉल्यूम निकालना आना चाहिए या एरिया, ठीक है, वॉल्यूम एरिया एक ही में आएगा, वो बताता हूँ कैसे। देखो कैसा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले सिर्फ वो यहां तक माइनिंग किया, ठीक, ये आपका ओर था यहां तक, ये इस ओर को निकालने के लिए उसको सिर्फ इतना इतना ओबी निकालना पड़ा, दिस मच ओबी, ठीक है, पर ये बोल रहा है कि इसको 30 मीटर और नीचे जाना है, ठीक है, और है यहाँ पे ये 30 मीटर था, इसको 30 मीटर और नीचे जाना है, तो बोल रहा है हम इस एंगल से जाएंगे, इतना नीचे जाएंगे, ठीक है, तो हम इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए इसको ये ओबी जो देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखो इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो में क्या हुआ, पहले तो वो इतना निकाल लिया, अब वो इतना जब और निकालेगा, ये और निकालेगा, तो उसको ये ओ भी हैंडल करना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो बढ़ा ना, कुछ वो भी बढ़ा, कुछ और बढ़ा, तो आपका उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट पे जाने के लिए, आगे जाने के लिए हम लोग देखेंगे भैया कि स्ट्रिपिंग रेशियो कितना आ रहा है, राइट। तो अगर वहां पे ऐसा हुआ तो हम लोग वहां डिसाइड करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो हम यूजी जाएंगे, अदरवाइज कुछ और जाएंगे, मेथड दूसरा ट्राई करेंगे। तो ये आपका होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक, ये देखिए जब आप ऐसे जा रहे हैं तो देखो आपको कौन सा मिलेगा, ये कोल, ये
आप ये और निकालेंगे, ये और, ठीक है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये ओबी निकालना है, इतना ओबी को, ठीक। अब सबसे नोट करने वाली बात है, आप जब ये ओबी निकालेंगे, ये ओबी निकालेंगे बस, ठीक है, किस पे के लिए, ये मिनरल के लिए, इस मिनरल के लिए, ठीक। तो देखो इस पे क्या होगा, आप ये देखो कि जो भी इसका डिस्टेंस दे रहा है, तो कुछ इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ये भी होगा आपका ओबी, ये यहाँ से कुछ इस टाइप से ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये पोर्शन है आपका ओबी, ये है आपका और, ये भी आपका और है, राइट, ठीक। तो आप जब ये ओबी का, इस ओबी का आप ब्लॉक हटाएंगे, ये ओबी का ब्लॉक आप जब निकालेंगे, ये ओबी का ब्लॉक, तो आपको ये और का एक ब्लॉक, ये और का दो ब्लॉक, ये मिलेगा, राइट। तो आपको इसको निकालना कैसे है, ठीक। तो ये देखते हैं, हमको तो क्या चाहिए, क्यूबिक मीटर बाई टन। याद करिए क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम, यहाँ पे चाहिए होता है वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही कॉन्सेप्ट है। तो हम गिवन डाटा से देखते हैं कि हम लोग कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका, इस ओबी का। तो ये देख रहा है ना, ये ओबी, ये ओबी वो कुछ इस तरह से दिखेगा 3D पे, इसका कैसे निकाल सकते हैं। और हम लोग ये जो वन ब्लॉक है, ये वाला 1 और ये 2, ठीक, ये 1 और ये 2, इस ये 1 आया यहाँ पे, ये 2 आया जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये देखते हैं, राइट। तो इसके लिए देखो भाई, इसका शेप क्या है, वॉल्यूम निकाल लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, टन आ जाएगा। तो इसका शेप देखो, इसका शेप कुछ कैसा है आपका, देखो आपको यहाँ पे विड्थ नहीं दिया है, तो इस विड्थ को हम लोग 1 मीटर ले लें, इसको भी हम लोग 1 मीटर ले लें, अगर इसको भी 1 मीटर ले लें तो कुछ जाएगा हमारा, नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, एक ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये हिस्सा अगर मैं देखूं तो ये एक रोम्बस है, ये भी एक टाइप का ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये भी एक टाइप का ट्रेपेजियम है, ठीक। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, एरिया इंटू अपन अगर एक साइड और कर दें तो वॉल्यूम पे आ जाएगा। तो अगर मैं, अब मैं ये सबको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आपके समझने के लिए, ये ओबी हो गया, ये और का ब्लॉक 1 और का ब्लॉक 2, ये निकल रहा है। तो देखो अब क्वेश्चन पे कैसे देखना है, जैसे ये ओबी हुआ, ओबी को लो, तो ओबी पे क्या होगा, ये एक रोम्बस है, ये कुछ ऐसा बना है, ठीक है। ये जो रोम्बस बना हुआ है, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक। तो इसका मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं, ये एक ट्रोपोजाइट है, ट्रोपोजाइट में क्या होता है 1/2, यहां पे देखिएगा ये डिवाइड बाई ये, ठीक है। इन दोनों का लाइन का पैरेलल लाइन का सम ऑफ पैरेलल लाइन होता है, सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू यूनिट, जो आपका ये 1 मीटर में ले रहा हूं, विड्थ को ले लूं अगर मैं, तो ये इसका लगभग एरिया निकाल देगा, ये मानिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखते हैं हम लोग पैरेलल लाइन क्या हुआ, पैरेलल लाइन इनटू होता है हाइट, ये नहीं होगा, ठीक है, हाइट। तो देखो ये इस ट्रोपोजाइट के लिए है, ये वाला फॉर्मूला, मैं ओबी के लिए बोल रहा था, गड़बड़ हो गया। तो ओबी के लिए आपका क्या होगा, इसका आप एरिया निकालो, तो इसका एरिया ये क्या, एक रोम्बस टाइप का है। तो रोम्बस का क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस के केस पे क्या होता है, रोम्बस हुआ ये, तो केस क्या होता है, इस पे होता है कि बेस, राइट, इनटू हाइट डिवाइड बाय 2, क्लियर हुआ। तो रोम्बस क्या है आपका, ये वाला हिस्सा भी रोम्बस है, ये भी है। तो इस वाले हिस्से के लिए अब हम देखें हाइट क्या होगा, ठीक है, इस वाले हिस्से के लिए। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है,
150, ये कितना है 30, ये देखिए 30 दिया हुआ है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन कितना हुआ 120, ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी क्या हुआ आपका 120 मीटर। तो हाइट तो हमको मिल गया कितना 120। अब ये बेस, ये जो बेस है, इस बेस को हम लोग बोलेंगे ये कितना होगा, ये है x, ये कैसे डिटरमाइन करें। तो इस क्वेश्चन में सबसे हेल्पफुल चीज हमारे लिए क्या दिया हुआ है, ये एंगल देखिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस लाइन को ऐसे जोड़ूं तो ये कुछ यहां आता है। तो देखो अगर ये दो लाइन है, अगर ये x था और ये x डिग्री पे आया, तो जो यहां है वो यहां पे भी होगा, a इक्वल टू ए, ये भी होगा, अगर ये a है तो ये भी a होगा। तो नीचे वाला देखो क्या है, तो ये जो है ये भी 100 होगा, और अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100 होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम एंगल पे है 30 डिग्री। ठीक है, कैसे, देखो अगर यहाँ पे ये 20 डिग्री पे है, अगर आप यहाँ जाओ तो ये भी 20 डिग्री है मान लो, तो जो अगर मैं यहाँ जोड़ूं ये a है, अगर क्योंकि डिग्री पे चेंज नहीं हुआ है तो ये भी एक ही शेप पे होंगे बाई द जियोमेट्री, राइट। तो ये कितना हुआ, ये 100 हुआ, तो ये भी कितना होगा 100 होगा। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का हम लोग निकालें तो क्या होगा 1/2 इंटू 100 इंटू हाइट कितना हुआ 120। ठीक है, ये ओबी का हुआ। मैं ये सबको अब मिटा देता हूं, ठीक है, अब आपको क्लियर होने लग जाएगा। तो हम लोग ओबी का करें 1/2 इंटू 100 इंटू 120। अब इंटू कर देता हूं 1, किस लिए, ये शेप बनाने के लिए। एरिया पे अगर अपन लोग, एक एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, इस पे एक कर दोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो ये 1 मैं कंसिडर कर ले रहा हूं, ठीक है, सेम 1 मैं और का लेंथ भी लूंगा। अब देखो इस हिस्से पे आते हैं हम लोग, मैं ये सबको मिटा देता हूं। हाँ, अब मैं आया इसका, और क्या है ये 1 + 2। तो अगर मैं यहां आऊं, ये 2 को देखिए, तो ये और इसका शेप एक ही है ओबी का, ओबी और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका कैसे निकालूंगा 1/2। अब देखो ये कितना था 100, क्यों, नीचे वाला 100 है इसलिए। किस, क्यों ऐसा हुआ 100 ही क्यों हुआ ये, क्योंकि इनका डिग्री बराबर है, ये भी 30 ये भी 30 होगा, तो ऑब्वियसली बाय द ज्योमेट्री ये बराबर ही होंगे। तो ये क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ है इसलिए बना, ठीक है। तो ये 100 हुआ, इसका हाइट कितना हुआ दिया हुआ है 30, तो क्या होगा 100 इंटू 30। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 1 से मल्टीप्लाई, किस पे आ जाएगा, ये क्यूबिक मीटर पे आ गया, ठीक। अभी किस पे, क्यूबिक मीटर पे, याद रखिएगा। इसके बाद इस पे आइए, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट, ये होता है। तो यहां पे देखिए ये दो पैरेलल साइड है, मैं इसको मिटा देता हूं। पैरेलल साइड क्या हुआ, ये दिखा, और आपका ये कितना है 100, यहां पे है 100। हम लोग देखे बाय वर्च्यू ऑफ एंगल, ये 30 डिग्री ये दिख रहा है, तो ये 30 डिग्री यहां भी आएगा, तो बाय वर्च्यू ऑफ एंगल क्या है, ये भी कितना आया 100। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या हो जाएगा 1/2, एक पैरेलल साइड हुआ 100, दूसरा पैरेलल साइड हुआ 100, प्लस तीसरा जो ये हिस्सा है, तो ये 100 + 100 हो जाएगा। हाइट कितनी है आपकी, यहाँ पे देखिए 30 मीटर है, तो ये भी यहाँ भी 30 मीटर होगा। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ 1/2, 100 + 100 + 100, ये हो जाएगा 300 इंटू 30, ये हो गया। ये सब किस पे आए, क्यूबिक मीटर पे। इंटू कर देता हूँ 1, किस लिए, क्यूबिक वॉल्यूम निकालने के लिए। मैं सबको बोल रहा हूँ कि 1 मीटर विड्थ ले रहे हैं हम लोग, ओबी में भी कोयला में भी, तो 1 तो कट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया हुआ, डेंसिटी क्या दिया हुआ है 2.4 टन, क्या दिया हुआ है 2.4।
मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, या मैं ऐसा करूं, इंटू 1 इंटू 2.4 इंटू 2.4, ये कुछ ऐसा ब्रेकेट हो जाएगा, टोटल बड़ा ब्रेकेट। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 0.74। क्लियर हुआ? तो ये हो गया क्यूबिक टन। मतलब 1 टन मिट्टी निकालने के लिए गिवन डायग्राम में के, या गिवन जो जो स्ट्रक्चर है, जो जियोलॉजी है, ठीक है, उसके लिए 0.74 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो देखिए सब आपका डायग्राम पे, जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। तो कुछ लीक के से हटके भी क्वेश्चंस आते हैं गेट पे, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे जरूरी है इसे रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और देखना है। अदरवाइज अगर कुछ भी नया क्वेश्चन आया तो नहीं बन पाएगा। और गेट पे हमेशा हर बार नए क्वेश्चन लाता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट लाता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। मेरे को आपको क्वेश्चन ही नहीं बताना है, मुझे बताना है कि कॉन्सेप्ट कैसे सोचते